जम्मू कश्मीर में सीमा पर बसे गांव कस्बों के स्कूल 2 महीने तक पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते बंद थे। इसी हफ्ते स्कूल दोबारा खुले और मंगलवार को पाकिस्तानी फौज ने बेहद शर्मनाक और कायराना हरकत करते हुए स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये तस्वीर नौशेरा सेक्टर के एक स्कूल की है, जिस पर पाकिस्तानी फौज ने बेवजह फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 घंटे तक दर्जनों मासूम बच्चे नापाक फायरिंग के बीच फंसे रहे। नौशेरा सेक्टर में 2 स्कूल पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी की सीधी चपेट में आए थे, जबकि कई और स्कूलों में बच्चों को एहतियातन स्कूल के अंदर ही बंद करना पड़ा। गोलाबारी के बीच सेना ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठाकर बच्चों को उनके घर या फिर पड़ा। गोलाबारी के बीच सेना ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठाकर बच्चों को उनके घर या फिर राहत शिविरों तक पहुंचाया। कभी भी नहीं देखा, हमें उम्मीद नहीं थी बचने की। और पहले जब हम सुबह गए थे और तब कुछ भी थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही थी। और एक बजे हमारे स्कूल से फायरिंग शुरू हुई है। बहुत रोने लगे और हमें बचने की उम्मीद नहीं थी। आधे अलग अलग कमरे में छुप गए और फिर पुलिस वाले आए, वो गाड़ी लेके गए और हम उनमें बैठकर इधर आए। बहुत ही बड़ा चैलेंज था, अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि इसमें आज बच्चे इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान ने पहली बार स्कूलों पे और रिहायशी इलाके को टारगेट किया है, अपनी रेंज बढ़ाई है और 120 और 81 mm की मोर्टार शेलिंग उन पे की है। इनफैक्ट जो शहर हाई स्कूल था उसकी पूरी स्कूल बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और वहां पे कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 गोले गिरे हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में भारतीय सैनिकों की शहादत और जख्मी होने का सिलसिला करीब 3 साल से जारी है, लेकिन पहली बार पाकिस्तानी फौज ने स्कूलों के बच्चों पर निशाना साधा है। ये पाकिस्तानी फौज के वहशूपन की मिसाल है। दूसरी ओर भारत की सरकार ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक पाकिस्तानी परिवार की बगिया उजड़ने से बचा लिया। पाकिस्तान के कवल सादिक के मासूम बेटे रोहन के दिल में छेद था, जिसके इलाज के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बिना देरी किए मेडिकल वीजा जारी करवाया। मंगलवार को ही पाकिस्तान के इस बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिली और मंगलवार को ही पाकिस्तानी फौज ने भारत के स्कूली बच्चों पर मोर्टार दागकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। काफी डिस्परेट नजर आता है, बार बार वायलेशन कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण ये अगर हम पिछले 3 महीने में देखें तो सबसे ज्यादा वायलेशन इसी पीरियड में हुआ है। इस पीरियड में सबसे ज्यादा मिलिटेंट की भी हत्याएं हुई हैं। ये सलीम खान का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो साजिश है उसको झटका मिला है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिस एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान is crossing all limits. I mean, nobody can expect India to carry out reprisal against the humanitarian objects. I mean, objects, which are of humanitarian value. We can't do that. But question is, it's now the job of India to make sure that Pakistan stops doing it. तो सवाल कई सारे हैं। एक तरफ आपने भारत के मानवता की मिसाल देखी, तो दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी फौज की कायरता देखी, जो स्कूल के बच्चों पर गोले बरसा रहा है और बच्चों को अपनी बेंच के नीचे छुपना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। क्या ये ठीक है? क्या ये उचित है? क्योंकि मानवता के किसी भी मापदंड पर, युद्ध के किसी भी नियम में ऐसा करना न केवल कायराना है बल्कि इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव त्यागी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। शबनम लोन साहब थोड़ी देर में हमारी जुड़ेंगे। शबनम लोन साहिबा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की। और रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ है। और साथ ही साथ स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं लाहौर के और साथ ही साथ पत्रकार भी हैं। पंसोता साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन सा ट्रेंड है कि 120 और 82 mm के मोर्टार स्कूलों पर दागे जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान फौज इस हद तक उतर आई है? देखिए जी, आपने जो बात मेरे से आगाज किया है, चूंकि आपने अपनी हेडलाइंस में वो चीजें तमाम दिखाई हैं जो कि आपका मीडिया अपनी साइड
साइड से दिखाना चाहते हैं। बिफोर आई आंसर दैट, मैं चाहता हूं कि 3-4 तनाजुर में फिर हम बात करें। इंडिया की साइड से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं कश्मीर में, कोई नहीं बोलता, उनकी वीडियो। मैंने आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं, मैं सिंपल आपको बात कर रहा हूं कि बच्चों के स्कूल को तबाह कर देना, ये कौन सी फौज की स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये पहली तो बात यह है कि ये सारे का सारा आपकी तरफ से मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। अलबत्ता मैं देखता हूं कि आपकी आर्मी के साइड से उस आदमी को रिवॉर्ड किया जाता है जो लोगों को जीपों पे बिठाकर पीछे खींचा जाता है। मैं देखता हूं कि आपकी साइड से जर्नलिस्ट को अपने फायर किया जाता है बिकॉज इनको एंटी स्टेट डिक्लेयर किया जाता है बिकॉज वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं। एनडीटीवी के खिलाफ आपकी टैक्स अथॉरिटीज एक्टिव हो जाती है। कहां अगर पंसोता साहब पाकिस्तान की बात करिए ना, पंजाब के सिवा कोई राज्य नहीं बचा पाकिस्तान में जो आपके कंट्रोल में है, सब कुछ तो हाथ से निकल चुका है। आपको आप ही की जुबान में आप ही की जो तरीकाकार है उसमें जवाब दे रहा हूं कि आप एक वन साइडेड चीजें दिखा के पाकिस्तान आर्मी की, तो मैं आपको बात बताता हूं कि अभी हाल ही में डीजीएमओ ने आपके डीजीएमओ को फोन किया कि आपकी साइड से इन्फिल्ट्रेशन की गई है और अगर दोबारा ऐसी बात हुई तो हम उसका बड़ा सख्त और कभी जवाब देंगे। पाकिस्तान तो स्कूली बच्चों पर गोले बरसाएंगे आप? स्कूली बच्चों पर गोले बरसाएंगे? ये बिल्कुल इस चीज को हम कंप्लीटली डिनाई करते हैं। अलबत्ता हम साथ साथ ये जरूर कहते हैं कि कुलभूषण यादव को जिन 2 पुलिस अफसरान ने अरेस्ट किया वो दोनों की हत्या हो गई, उन दोनों को मारा गया और वो आप ही की साइड से एविडेंस आता है कि आप ही की साइड से दहशतगर्दी होती है। आपकी एसोसिएट जो तमाम एम्बेसीज की इसको क्यों काम कर रहे हैं, वो वहां बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों करते हैं? अहमद साहब इसको लेकर एक कहावत है भारत में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। डॉक्टर साहब पात्रा इसका जवाब देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब बोलिए। अटैक करते हैं हम एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा। ये शांत हो जाए जरा पाकिस्तान के प्रवक्ता। आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए कि आप हमें ग्रीक दौर की याद दिलाते हैं जब एक प्रोपेगेंडा का वजीर होता था, लेकिन वो वजारत आपके नरेंद्र मोदी जी के पास है जो कि जो जी में आता है वो बोलते हैं और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी पे डालते हैं। अरे बैठ जाइए, कहाँ चलेगा, बैठ जाइए सुनिए अब। हाँ, देखिए दीपक जी, कितने दुख का विषय है। यहां बच्चों के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके स्कूल के ऊपर मोटार शेलिंग होती है और छोटी सी बच्ची क्या कह रही थी, हमको लगता था कि हम बचेंगे नहीं। मतलब कितना दुखद विषय है। छोटी बच्ची जो अभी जीवन को देख भी नहीं पाए हैं, वो उनको इतना भय लग रहा था, वो इस प्रकार से आक्रांता हो गई थी कि उनके ऊपर आपने अटैक करके उनको मारा। सर आप सुनेंगे, यहाँ पे आप एलओसी क्रॉस मत करिए, या आतंकवादियों के समर्थक इस प्रकार बीच मत चिल्लाइए। अरे साहब, इंडियन पैनलिस्ट से थोड़ा बिहेवियर सीखिए। कौन से मदरसा से पढ़ के आए हैं? आपके मदरसा में डोंट दे टीच यू कॉर्टेसी इन योर मदरसा? प्लीज लर्न बिहेवियर फ्रॉम इंडियन पैनलिस्ट। लर्न बिहेवियर फ्रॉम, प्लीज लर्न बिहेवियर। आपको आप अपनी बारी में बोलिएगा, आप पाकिस्तान के मदरसा में आपको बिहेवियर नहीं सिखाते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने आपको पूरा मौका दिया है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा दोबारा कब बोलने से, मैं तब बोलूं। देखिए, नंबर 1, छोटी छोटी बच्चियों की दहशत को हमने अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से देखा। देखिए, बच्चे किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, चाहे हमारे मुल्क के हों, चाहे बगल वाले मुल्क के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, मगर एक ह्यूमैनिटी का तकाजा होता है, एक मनुष्यता की तकाजा होता है। पाकिस्तान ने आज इस तकाजे को भी खारिज कर दिया है। इस लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस करके जिस प्रकार की बर्बरता पाकिस्तान ने दिखाया है, खैर पाकिस्तान इसी प्रकार का बर्बर देश है। याद करिए, दिसंबर 2014 में जब पेशावर के एक स्कूल में दरिंदगी छा गई थी, छोटे छोटे बच्चों के लाशों को लेकर मार हो रही थी, तो केवल पाकिस्तान की माएं नहीं रो रही थी, हिंदुस्तान की माएं भी रो रही थी और पूरा हिंदुस्तान गमगीन हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे राष्ट्रपति, हमारा बच्चा बच्चा यह संदेश भेज रहा था कि आज हम पाकिस्तान की माओं के साथ खड़े हैं। और उस समय मुझे याद आ रहा था, टीवी चैनल में एक मां, पाकिस्तान की मां, अपने बच्चे के लाश को अपने गोद में लेकर रो रही थी, बिलख रही थी और बद्दुआएं दे रही थी। नवाज शरीफ को बद्दुआएं दे रही थी, पाकिस्तान के डिस्पेंसेशन को, और कह रही थी ये पाकिस्तान का ही जो सरकार है उसी के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और आज पाकिस्तान के बच्चे ही मारे जा रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था, अपने घर के आंगन में अगर सांप और सपोले पालोगे और सांप और बिच्छू को आप दूध पिलाओगे तो एक दिन वो सांप और बिच्छू अपने को ही काटेगा, तुम्हारे को ही काटेगा। पेशावर में जो हुआ वो आपके सांप और सपोले कर रहे थे, मगर आपकी इतनी हिम्मत कि आप हिंदुस्तान के बच्चों के ऊपर गोलाबारी करें। देखिए, नौसेरा, उसी नौसेरा में 9 मई को भारतीय सेना ने जिस प्रकार से 5 बंकर पाकिस्तान के उड़ाए हैं, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हिंदुस्तान की आर्मी ने सख्त चेतावनी दी है
कि हम प्रोएक्टिव तरीके से एलओसी पे तैनात हैं और काम करेंगे, अगर आप उस तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और ईंट की जवाब पत्थर से देंगे। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, मैं आपको ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है दीपक जी, यह है नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है, ये 2016 जनवरी में जिसका रिपोर्ट आया था, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमिटी का रिपोर्ट है और इसके हेड जो थे उनका नाम है पाकिस्तान, ये नवाज शरीफ के पार्टी के ही अवाइस अहमद लजारी, ये उसके हेड थे। पता है इस 2 पेज के डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, वी हैव एडवाइज्ड इस्लामाबाद अगेंस्ट एनकरेजिंग एक्टिव सपोर्ट टू आर्म्ड बैंड एंड मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर। Pakistan should not encourage calls for active support of armed band and militant groups in Kashmir। आप बताइए, खुद पाकिस्तान की ही जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वही रिपोर्ट दे रही है कि कश्मीर में पाकिस्तान को आर्म्ड और मिलिटेंसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और ये पाकिस्तान के गेस्ट यहां काहे को चिल्ला रहे थे? उनको कहिए कि इसका उत्तर दे। बिल्कुल, उनका उत्तर मांगूंगा। राजीव त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से कश्मीर मुद्दे को आप लोग उठाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, खासकर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी जिस ढंग से उठाती है, मैं कांग्रेस को उसमें ब्लेम नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा और लार्जर रोल प्ले किया है, हालांकि इतिहास क्या कहता है क्या नहीं कहता है मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक है या कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है वो ठीक है? देखिए, कश्मीर को लेकर के निश्चित रूप से एक बात बहुत क्लियर कर देता हूं, कश्मीर के लोगों ने, नेताओं ने तय किया था कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ था कि हमें भारतवर्ष के साथ रहना, ना कि पाकिस्तान के साथ रहना है। तो कश्मीर के लोगों ने तो भारतवर्ष को चुना था। जो अब यहाँ पाकिस्तान के व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं निश्चित रूप से संबित पात्रा से सवाल पूछने आया था, लेकिन अब मैं सवाल इनसे पूछूंगा क्योंकि हम संबित से सवाल कभी भी कर लेंगे। हम तो देश के लोग, बाकी देश के नागरिक हैं, एक ही देश के वासी हैं। हम ये कहना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि हम मानवता के विरुद्ध जा रहे हैं या ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बॉम्ब शेलिंग कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, हमें बिल्कुल किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान की असेंबली से लेने की जरूरत है, ना पाकिस्तान के किसी और संस्था से लेने की जरूरत है, ना आईएसआई से लेने की जरूरत है। हमारी आईबी सक्षम है, हमारी रॉ सक्षम है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत को डिस्टेबलाइज करता रहा है और वो करता जा रहा है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। हमारे अपनी संस्थाओं पर पूरा विश्वास है, भारतवर्ष के नागरिकों को यह कांग्रेस मानती है। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, 1363 बार आप 3 साल में सीमाओं का अतिक्रमण कर चुके हैं और 225 जवान शहीद हो चुके हैं हम लोगों के। आप लोग बाकी सोचते हो इन शहादतों से भारतवर्ष कहीं भी किसी प्रकार से पीछे हट जाएगा? हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब आप बांग्लादेश और पूरी पाकिस्तान में जिस तरह से आप अत्याचार कर रहे थे, हमने ह्यूमन राइट वायलेशन जब आप कर रहे थे, उसको रोक लेने महान इंदिरा गांधी ने आपके 2 टुकड़े करने का काम किया था। आप बलूचिस्तान में वही काम करने का काम कर रहे हो और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, अगर आप बाज नहीं आए, जिस टाइम वहां की बलूचिस्तान की जनता उठ के खड़ी होगी और साथ खड़ी होगी हम लोगों के, अब दोबारा टुकड़ा करने का काम करेंगे। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, दोबारा टुकड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्या इन टुकड़ों करने से, क्या इस तरह की राजनीति करने से पाकिस्तान का भला होगा? हम तो मंगल पे जा रहे हैं और आप भारतवर्ष में घुसने की 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, 70 साल से सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहते हैं। 70 साल से हम तो मंगलायन कर रहे हैं। आज विश्व की पहली 10 आर्थिक शक्तियों में भारतवर्ष है। आज विश्व की पहले 6 फौजों में से भारत की फौज है। आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ हम बैठ के G20 नेशन में बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट बना करके, पाकिस्तान ने इस तरह का आतंकवादी स्टेट बना करके क्या पाया, अपने लोगों को क्या दिया? पाकिस्तान के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, इस आतंकवाद को रोकिए। आतंकवाद किसी का भला नहीं करता है, आतंकवाद मानवता को। राजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मोहम्मद अहमद साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, आपने कहा फौज ऐसा करती है वैसा करती है। मैं सब आरोपों को एक बार स्वीकार करने के लिए मान लूं, हालांकि मुझे पता है कि ये कूड़ा है, ये बकवास है। पाकिस्तान हमारी फौज नहीं करती। मैं वही पूछ रहा हूं लेकिन स्कूल के बच्चों के ऊपर शेलिंग मोटार 120 और 82 mm के, ये कौन सी ह्यूमन राइट को बचाना है? ये कौन सा ह्यूमन राइट को बचाना है? आप मुझे ये बताइए।
पहली तो बात ये थी कि शायद आप मेरी बातों से अंदाजा ये ले रहे हैं कि मैं ये बात मान रहा हूँ कि ये बात पाकिस्तान आर्मी ने की। ये पहली बात, इसको कम्प्लीटली हम डिस्पेल करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि बच्चों पे एक मिनट तस्वीरें दिखाता हूँ, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, वो तस्वीरें दिखाता हूँ, दुनिया देख ले, ये तस्वीरें भी देख ले। वीडियोस तो बेतहाशा दोनों साइड पे हैं। अब आप देखिए, मुझे मौका दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा हूँ, तो शायद मेरी बात को काटना आपके लिए बहुत आसान हो। आप मुझे कंप्लीट करने, नौशेरा की तस्वीर दिखाइए, कमल की भी हम दिखाएंगे, नौशेरा की भी दिखाइए। मैं यहाँ पर किसी मेरे सारे जितने लोग बैठे उन तमाम मेरे लिए इज्जतदार हैं, मैं इज्जत करता हूँ, सीनियर लोग हैं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ आने के लिए जरूरी है कि मेरी बात आप तक पहुंचे। पहली बात है कि हम कैटेगोरिकली इसको डिनाई करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में कोई भी ऐसी भौंडी या गंदी हरकत कर सकता है। नंबर 2, अगर कभी पाकिस्तान भौंडियर तो आप कर ही नहीं सकते। जिस दिन हमारी फौज अपनी से आ जाएगी तो एक टुकड़ा हो जाए। लड़ना पड़ा तो ये वही आर्मी है जिसने 65 की जंग में टैंक्स के ये जीत गई। जो आप बांग्लादेश वाला की बातें करके खुद एडमिट कर रहे हैं कि आप स्टेट्स को 2 में तोड़ते हैं। बलोचिस्तान जिसने 65 की जंग में टैंक्स के ये जीत गई। जो आप बांग्लादेश वाला की बातें करके खुद एडमिट कर रहे हैं कि आप स्टेट्स को 2 में तोड़ते हैं। बलोचिस्तान को भी तोड़ने की साजिश आती है। सारी की सारी आप साजिश करोगे, आप हमें छेड़ोगे, हम आप रिएक्ट भी नहीं करेंगे। आप हमें परेशान करोगे, आप हमें सुई चुभाओगे तो तलवार से जवाब दिया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि यू गाइस आर नॉट डेमोक्रेटिक। तलवार से जवाब दिया जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलने नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि मैं स्काइप पे बैठा हूँ। आप लोग वहाँ इकट्ठे खंड करके इकट्ठे मुझे ज्वाइंटली अटैक करें। बिल्कुल नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपके झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। 4-5 लोग जो इकट्ठे होके साजिश करने के लिए बैठे हैं, सुनने का हौसला कीजिए। पाकिस्तान आर्मी साजिश आप लोग करते हैं, आपकी ऐसा ही करती हुए हैं। आप तो आपकी ऐसा ही साजिश करती है हमारे देश के आर्मी। अरे आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, ऐसे हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम पाकिस्तान का जीवन भी बना देंगे। भारतवर्ष ऐसा देश है। लीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आप भारतवर्ष ऐसा देश है कि अगर आप हमारे को बड़ा भाई मान के हाथ पकड़ लेंगे, हम आपका भी जीवन बना देंगे। ठीक है राजीव, आप 20 सेकंड नहीं मानेंगे बड़ा भाई, मैं आगे जाऊंगा। क्यों नहीं मानेंगे? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन रिस्पेक्ट। और नहीं मानेंगे तो जो हो रहा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ सुना नहीं अपराध होगा, जीवन जाएगा, अपराध होगा, दुर्योधन को पूछाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। गलत बात। कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से अरेस्ट हुआ है, इंडिया से अरेस्ट नहीं हुआ। जिन 2 अफसरों ने उसको अरेस्ट किया वो दोनों के दोनों शहीद हो चुके हैं। आपके कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो किसी अच्छे, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं तो आप आराम से नेट पर खोल के देख सकते हैं कि कैसे बच्चे छिपे हुए बैठे हैं, कैसे बच्चे छिपे हुए बैठे हैं स्कूलों के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये तस्वीरें जो कि आपकी नजर नहीं आ रही, आई विश आई कुड हैव सीन देम, और मैं कमेंट करता। आपको आपकी अपनी आत्मा की तस्वीर नजर आती है, नहीं आती है? अपनी आत्मा की तस्वीर देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में आपके आतंकवाद से ग्रस्त हैं लोग। ये जो आपकी बिलो द बेल्ट 3rd क्लास बातें मुनासिब नहीं समझता, मैं पढ़े लिखे अंदाज में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आवाज ऊंचा करना, एक दूसरे को ये कहना, आपने राजनेता को समझाइए इस बारे में जी कि आप जो कह रहे हैं कि हम टुकड़े कर देंगे, फलाना कर देंगे, आपने किसी का क्या टुकड़ा कर दिया जी? अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बात करना चाहता हूँ, लेट टॉक डिसेंट। मैं आ सकता हूँ प्लीज? इस चीज को रिजॉल्व करने के पॉइंट से बात करो। एक पर मैं फाइनल बात करता हूँ, फिर आप अपने पैनलिस्ट के पास जाइएगा। दोनों साइड पे, पाकिस्तान पे भी इंडिया पे भी, मैंने इंडिया में आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके हॉकी खेली हुई है। मैं इंडियन पब्लिक का बेतहाशा एहतराम करता हूँ। दोनों साइड पे कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन जब टॉक शोज होते हैं तो ये आप जैसे लोग हैं जो बैठ के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, इस किस्म की फजूलियात बोलते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन पब्लिक, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड हूँ कहने में, मैं भी बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एक बेवजह फजूल बातें करके, मैंने आपको अभी तक एक दफा अपनी पूरी अपनी बात में कहा है कि जी मैं ये टुकड़ा करूंगा, मैं वो करूंगा, बड़े भाई का हाथ पकड़ो, छोटे भाई। और बाबा आप अपने मुल्क का साइज देखें, उसके बावजूद रात को आपके आदमी को नींद नहीं आती पाकिस्तान के आदमी के बारे में सोच के, और आप लोग हमें ये बातें लेकिन आप अपनी बात को विराम दीजिए। आप बहुत वक्त दे दिया मैंने आपको। जनरल सिन्हा बोलेंगे, फिर डॉक्टर संबित पात्रा के पास जाऊंगा और शब्दम के पास। अहमद साहब आपने जो कहा कि दोस्ताना जो हम भाईचारे रखते हैं एक दूसरे से, उसमें कोई शक नहीं है, मगर आज आपकी जो कंट्रोल है वो आपके हाथ नहीं है। ये रावलपिंडी से GHQ हेडक्वार्टर से होता है, वहां पर ISI, पाकिस्तान आर्मी, मुल्लाज
और टेररिस्ट की जितने तंजीम के लीडर्स हैं वो तय करते हैं कि कश्मीर में क्या करना है, एलओसी के ऊपर क्या करना है, फायरिंग कितनी करनी है। आपको ये पता है इस साल के अंदर, सुन अहमद साहब बोलने दे, मैंने आपकी बात को पूरा सुना है। नहीं अहमद साहब सुनना तो पड़ेगा आपको सुनना तो पड़ेगा। सुन लें, आपकी पूरी बात सुनी गई है और आपने हमारे देश के खिलाफ भी बातें कही, वो भी सुनी गई है। आप तो हम एक स्वस्थ बहस चाहते हैं। आप तो इतने गिर गए हैं, अब बच्चों को क्या, आप तो कहते हैं कि कश्मीर में केमिकल वॉरफेयर करनी चाहिए। ये जीएचक्यू रावलपिंडी का इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट कहता है बच्चों को पढ़ने नहीं देना है। इंटरसेप्ट ये कहता है कि स्कूलों को तबाह करो, स्कूलों को जलाया जाता है कश्मीर के अंदर, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करो। आप तो इतने गिर गए हैं कि जब आप एक एलओसी के ऊपर और हिंटरलैंड के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि जीएचक्यू टोटल चाइना के सह पर अभी जो फेज चल रही है, जो रिव्यू ऑफ सिचुएशन चल रहा है, उसके अंदर में आप कहते हो कि अब मासूम नागरिक छोटे बच्चों को टारगेट करो, केमिकल वॉरफेयर लाओ। आपकी हद कहां तक गिर गई है? आपको ये मैं समझाना चाहूंगा, जिस बात संबित पात्रा जी कह रहे थे, आप सपोलों को पाल रहे हैं, वो आपको डसेगा सर। आज जैसे कि हमारे दीपक जी बता रहे थे, पंजाब छोड़ करके पूरा पाकिस्तान का टुकड़ा होने वाला है। देखिए आज गिलगिट बल्तिस्तान में भी आजादी की आवाज उठ गई है, सिंध में उठ गई है, बलूचिस्तान में थोड़ी था ही, पाकिस्तान में इवन पंजाब के लोग, मैं आपको बताता हूं जो इलाका है भावलपुर का इलाका, मुल्तान का, वहां के लोग भी तंग हैं क्योंकि बॉडी पैक पहुंच रही है। आपके डीजीएमओ 2 दिन पहले हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट साहब से बात किया है और मेजर साहब, आपके मेजर साहब ने ये बोला है, सुने जरा मैं बताना चाहता हूं, वो कह रहे थे प्लीज फायरिंग बंद कीजिए और उन्होंने क्लियर कर जवाब किया है, आपने शुरू किया है, आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है जनरल साहब। डॉक्टर पात्रा, बड़े सारे आरोप लगा दिए हमारे याद दिलाऊं कि पाकिस्तानी दोस्त ने। नहीं देखिए, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि उनका काम है। हमारे को यहाँ बड़े शालीनता के साथ जो फैक्ट्स है उसे रखने का काम है, मैं उसको करूंगा। देखिए, आप एक बात याद करिए कि जब से पाकिस्तान 4 युद्ध भारतवर्ष से हार चुका है, उसके बाद पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल युद्ध भारत के साथ करना नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई है वो जिया उल हक के जमाने से स्टार्ट हुआ, उसका नाम था ऑपरेशन टोपेक। ऑपरेशन टोपेक के पश्चात उनका एक बड़ा स्लोगन रहा है कि लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। हम डायरेक्टली इंडिया से लड़ेंगे तो इंडिया हमें समाप्त कर देगा, इंडिया इतनी बड़ी है, इसकी आर्मी इतनी बड़ी है, उसके साथ हम डायरेक्टली लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से, आतंकवाद को बढ़ावा देने के माध्यम से, स्कूली बच्चों के ऊपर आक्रमण करने के माध्यम से, इसी प्रकार के माध्यमों से पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने की कोशिश करता है और ब्लीड थ्रू 1000 कट्स की नीति को आगे बढ़ाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान के गेस्ट हैं, आप अपने आकाओं को बता दीजिएगा कि ये हाफिज सईद सलाउद्दीन ऐसे लोगों के साथ आप अगर चाहते हैं कि आप एक अनकन्वेंशनल प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ लड़ेंगे और जीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप छोटा मोटा स्कार दे सकते हैं इंडिया को, जो कि हम हील भी कर लेंगे और उसका हम बदला भी ले लेंगे, मगर पाकिस्तान इस प्रोसेस में बिल्कुल डेवलपमेंट के पथ पे तो चलेगा ही नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। याद करिए, अभी थोड़े दिन पहले सभी सार्क नेशंस ने मिलकर सैटेलाइट भेजा, मगर आप उससे नदारद थे। तो आप बताइए, आपके देश का नैरेटिव क्या हो गया है? नो डेवलपमेंट, ओनली टेररिज्म, इस नैरेटिव पे पाकिस्तान चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए किस प्रकार से जो तमाम सऊदिया नेशन का एक कॉन्ग्लोमरेशन हुआ, जिसमें ट्रंप साहब भी आए, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने पाकिस्तान को बोलने तक नहीं दिया, बिकॉज वो जानते थे कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इसलिए वो मीटिंग आतंकवाद के ऊपर था। तमाम पाकिस्तान से छोटे छोटे मुल्क भी भाषण देके चले गए, नवाज शरीफ के हाथ में उसके भाषण का कागज केवल रखा का रखा रह गया। इससे ज्यादा खराब और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा इल ट्रीटमेंट पाकिस्तान की क्या हो सकती है? पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है साहब पूरे वर्ल्ड के सामने। शबनम लोन साहब, जिस तरह से कश्मीरी छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान अटैक कर रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? जिस तरह से कश्मीर में स्कूल जलाए गए बच्चों के, उस पर आपको क्या कहना है?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो मालूम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर पर 3 जंगें हुई हैं, मगर ये जो स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, अभी मैंने उनकी तस्वीरें देखी, बच्चों पे हमले नहीं किए जाते, स्कूलों पे हमले नहीं किए जाते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी सियासी खै है, जो भी सियासी मसले हैं कश्मीर में, मैं ये अपील करूंगी कि छोटे छोटे बच्चों को इससे दूर रखें। ये बेहद अफसरदा करने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम बंदूक की गोली से और इस बारूद की आवाज से खौफजदा होकर हमें पुलिस ने बचाया। ये जब मैंने कहा उसके बाद मैं फिर से यही दोहराऊंगी, मसला सीधा साधा नहीं है, हालात कश्मीर में बेहद खराब हैं। तो मेरा ये फिर से आग्रह है आप सब लोगों से, क्या पाकिस्तान अब भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है? क्या $2.5 बिलियन बिजनेस अभी भी हो रहा है? और संबित पात्रा साहब कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कह रहे थे, उन्होंने वहां पर पहले अपने भाई साहब पे तो अटैक कर लीजिए, बाद में मुझ पे अटैक करिएगा। मेरा आप लोगों से थोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ कुछ तो बोल दीजिए। पार्लियामेंट में सुनिए, थोड़ा सा जैसे वो मोहम्मद अहमद जो आपके भाई हैं, उनको तो अटैक करिए थोड़ा सा। सारा हम पे अटैक करेंगे क्या कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट? तो क्या टेररिस्ट स्टेट नहीं है? आप मानती हैं या नहीं मानती हैं? क्या आपने किया? आपने क्या मानती है? लेवल पर डिक्लेयर किया? अरे ये बहस गलत तरफ जा रही है। मैं बता रहा हूँ ये बच्चे कैसे छुपे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ बच्चे कैसे छुपे हुए हैं। और हिंदुस्तान में नजारिल है। शबनम एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद जी, आपकी बहन भारत में छूट गई है, डिबेट के बाद इनको ले जाइएगा, आपके साथ आपकी बहन भी प्रैक्टिस करेगी आपके पाकिस्तान के कोर्ट में। दीपक जी एक बारी बात सुने। एक मिनट आप राजू भाई आप भी कहना, लेकिन सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप मोहम्मद अहमद साहब, आप इस तस्वीर को देखिए। एक मिनट पिक्चर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। नहीं चलो आपको सुनाई पड़ेगा, आप जो भी देखेंगे वो आपको सुनाई पड़ेगा। भारत ने क्या किया है? भारत ने एक बीमार बच्चा जो 1 साल का था, उसको बकायदा मेडिकल वीजा दिया है और बकायदा उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है। ये हमारी दरिया दिली है। आप उनके पिताजी की बात सुनाइए, कंवल जी की, वो क्या कहते हैं। और पाकिस्तान में आने के बाद, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद उनको क्या फील हुआ है, ये भी बताइए। 1 मिनट मोहम्मद साहब 1 मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, उनकी क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। मेरे बच्चे को नई लाइफ मिली, मुझे इसको लेकर के कुछ स्पिरिचुअल प्लान्स थे, वो वाले मुझे अब पूरे होते हुए नजर आते हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कोई भी। मेरा भारत के बारे में या इंडिया के बारे में मेरा पहले भी व्यू अच्छा था, अभी भी अच्छा है और मजीद अच्छा हो गया। देख लीजिए मोहम्मद अहमद साहब अप्रोच है। एक तरफ बच्चों की हम जान बचा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान से बुलाकर बच्चों की हम जान बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कश्मीर के बच्चों पर, जिसके बारे में दुनिया भर की बातें करते हैं, आप उन पर मोर्टार और गोले दाग रहे हैं। ये अंतर है। आपकी बात 8 दफा ये सुन लिया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। पहली तो बात ये है कि आप डेमोक्रेटिक अंदाज की बात करते हैं। आपके पैनल में से अगर एक बंदे ने आपकी पसंद की बात नहीं की तो उसको जवाब ये मिला कि पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात कर लो। हमारे यहाँ मीडिया पे हम बैठते हैं, हमारा ये मकसद नहीं होता कि इंडिया के खिलाफ बात करनी है, फैक्ट पे बात करते हैं। नंबर 2, आपने मोटर गोलों की बात की। मैं मोटर गोलों से मरने वाले बच्चे, जो वो जहाँ पर बच्चे किसी जगह भी पूरी दुनिया में अगर बच्चे इस तरह मरते हैं तो शहीद का स्टेटस है। पाकिस्तान आर्मी ये हरकतें नहीं करती। अभी एक बड़ा लंबा मुझे एक लेक्चर दिया जा रहा था कि इंडिया किस तरह ग्रेट है, ये मामला कैसे हैं। आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370
कॉन्स्टिट्यूशन से कौन रिमूव करना चाह रहा है? नरेंद्र मोदी जी। जहां पर एक स्पेशल स्टेटस था कश्मीर को, आपकी जीत से बांधकर आप किस आदमी को लिटाते, उसके बाद आर्मी चीफ उसको रिवॉर्ड साहब आप मेन मुद्दा से भटक रहे हैं। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना। हम बच्चों की जान बचा रहे हैं और आप बच्चों की जान ले रहे हैं। अंतर देखिए दोनों देशों का। हम एक बच्चे की जान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बच्चों पर गोले दाग रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं टिकट भेजने के लिए हमने ये चीज फेस की है पेशावर में, और हमारे से ज्यादा कोई नहीं जानता कि छोटे बच्चों की जान जाना कितना दर्दनाक है। और फिर रावलपिंडी क्यों ऐसा हुक्म देता है डेस्परेशन का? आपके डीएमओ साहब 2 दिन पहले बात करते हैं, बात हमारी नहीं है। जब हमारे यहाँ जितनी एलओसी वायलेशन आप कभी आके कश्मीर के एरिया में आके देखिए, फिर ये डेस्परेशन क्यों है आपका? इससे 10,000 अहमद साहब, लेकिन पॉइंट ये है कि आप लोगों का एक एजेंडा है, आप उस पर बैठते हैं, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। अगर हमारा एजेंडा होता ना अहमद साहब, अगर हमारा एजेंडा होता तो हम आपको नहीं बुलाते, आपके बिना पूरी बात कर लेते। आपको नहीं बुलाते हम, आपके बिना बात कर लेते हैं। वो तो आपने अल्ट कर दिया। आपने वो जो खातून जिन्होंने थोड़ी सी बात गलती से कर दी, अब पता नहीं उनको कितना ब्रांड फेस करना पड़ेगा। आपकी बीजेपी गवर्नमेंट के दौर में हमारे क्रिकेटर ये टोटल झूठ है, ये टोटल झूठ है। राजीव त्यागी मोहम्मद साहब भेजिए, इतनी इज्जत करेंगे मोहम्मद साहब, राजीव त्यागी मोहम्मद साहब भेजिए, इतनी इज्जत करेंगे मोहम्मद साहब प्लीज मुझे सुन लीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मोहम्मद साहब, लेकिन आपके पास आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मौका भी नहीं है सर। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आपस में बात कर लेंगे, सुलट लेंगे। आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है कहीं भी ना पाकिस्तान। आपके पास आ रहा हूँ, राजीव के बाद हमारे पास लोकल मुद्दों पर लड़ने के लिए, लोकल मुद्दों पर बहस करने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे। आपकी जरूरत नहीं, पाकिस्तान की जरूरत नहीं। मोहम्मद भाई सुन लीजिए प्लीज। मोहम्मद भाई, आपने कहा कि आपको हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के आवाम ने बहुत प्यार दिया जब आप हॉकी खेलते थे। जो आपको प्यार दिया उसका एक सिला दे दीजिए। चलिए एक सिला ये दे दीजिए कि टीवी पे अपील कर दीजिए कि जो आपके कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो आपके आईएसआई है, जो आपकी फौज है, जो पूरे देश को भारत देश को परेशान कर रही है या दोनों देशों में जंग चाह रही है, उनको क्रिटिसाइज कर दीजिए। चलिए अगर आप इतने मानवतावादी हैं और आप बढ़िया हैं, लाइन पे प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। और दुनिया में मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, कंप्लीट कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। अब उसके बाद बोलिएगा। आप सभ्य व्यक्ति है, सुन लीजिए पहले पूरी बात। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, भारतवर्ष और पाकिस्तान अगर मिलकर काम कर रहे होते, जैसा कि आजादी के मूवमेंट के पहले काम किया था। आपको याद होगा दिल्ली की जेल अगर क्रांतिकारियों से भरी हुई थी तो लाहौर की जेल भी क्रांतिकारियों से भरी हुई थी, पेशावर की जेल भी क्रांतिकारियों से भरी हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने धर्म के आधार पर एक देश बनाने का काम किया और वो देश आज असफल देशों में जाना जाता है, आतंकवादी देशों में जाना जाता है, और भारतवर्ष आज एक सफल देशों में जाना जाता है। उसका कहा कि 70 सालों में देश ने हमारे भारतवर्ष ने ये अचीव किया है। आपने क्या अचीव किया ये बताइए। डॉक्टर बात्रा, फिर मुझे शब्दन लोन के बाद जाना है। डॉक्टर बात्रा, देखिए मैं पाकिस्तान के गेस्ट से कहूंगा कि डिबेट में भी वो सीज फायर वायलेशन नहीं करे, हम लोग अपने अपने समय पे बोले। देखिए पहली बात है कि क्या पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देता है? क्यों नहीं देता है? अभी इनके खुद वजीर आजम जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, परवेज मुशर्रफ 9 साल प्रेसिडेंट रहे हैं साहब। और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, वो कहते हैं कि हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, ये सब हीरो हैं, ये पाकिस्तान के हीरो हैं। और ये आर्टिकल डॉन में भी छपा कि पाकिस्तान के हीरो हैं ये। अब बताइए, जिस देश के आतंकवादी सारे हीरो हैं, तो वो इन्फिल्ट्रेशन और आतंकवाद नहीं करेगा तो क्या वो कब आरती उतारेगा यहां पे? ये तो स्वाभाविक है। सांप का गुण जहर होता है, सांप का काम डसना होता है। तो ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद और शहीद सलाउद्दीन जो इनके हीरो है, उनका काम मासूमों का कत्लेआम करना है। दूसरी बात है, आप देखिए मैं सब डॉन अखबार की कटिंग लेके आया हूं। ये 18 नवंबर 2014 का डॉन का कटिंग है। सरताज अजीज जो इनके एनएसए हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है मिलिटेंट्स नॉट डेंजरस टू पाकिस्तान शुड नॉट बी टारगेटेड। जो आतंकवादी और जो टेररिस्ट पाकिस्तान के लिए खतरनाक नहीं है, उनको कुछ मत करिए, उनको छोड़ दीजिए। तो ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का हिसाब किताब है। आप ये बच्चों के ऊपर, भारत के बच्चों के ऊपर मोर्टार चलाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये बच्चे हमारे नहीं है, ये मारे जा सकते हैं।
और जब पेशावर में होगा तब आपकी माएं ठीक आईना दिखाती हैं आपको कि जो दूसरों को बच्चों को मारेगा उनके घर में भी आतंकवादी, वही आतंकवादी अपने बच्चों को कहां छोड़ देंगे। और तीसरी बात, ये ठीक बोल रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है वो नवाज शरीफ को कहां से मालूम होगा। नवाज शरीफ तो खुद पनामा से बाहर निकलेंगे तब तो जानेंगे ना कि आईएसआई आर्मी क्या कर रही है। वो तो एक तरह से घर में बंदी पड़े हुए हैं, आर्मी, आईएसआई और आतंकवादी, यही तीनों देश चला रहे हैं। लाहौर से जो हमारा स्काइप कनेक्ट था वो टूट गया है, मैं दर्शकों को ये बता दूं। लेकिन शबनम, आप कुछ डॉक्टर संबित पात्रा को कहना चाह रही थी, फिर जनरल साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। हाँ, वो स्काइप टूट गया तो क्या हो गया, शबनम दीदी है ना पाकिस्तान की तरफ से, उनसे बुलवा लीजिए। जी जी, ऐसा है कि स्काइप का टूट गया ना, मैं वाकई वो पाकिस्तान के जो आपके गेस्ट हैं, मैं उनको, सुनिए, मैं वाकई उनसे पूछने वाली थी कि वो क्यों घबरा गए संबित की बात सुन के, वो मुझे टिकट का भेज रहे हैं, मैं क्या घबरा। ये देखिए, ये संबित जो है हमेशा यही बातें करता, आप छोड़ दीजिए। अब आप मुझे बताइए, हमने ये सब बातें की, चलिए पाकिस्तान के गेस्ट नहीं है, अब मुझे ये बताइए करना क्या है। क्या ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, कश्मीर में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, आर्मी के लोग वहां पर ऐसे ही शहीद होते रहेंगे? पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लाएअमल क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैं बता देता हूं, मैं हमेशा कहती हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस है। मैं अभी आपको टीवी पे अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहूं, मेरे वालिद मोहतरम जो कश्मीर के बहुत बुलंद आवाज थे, ये हर डिबेट में आप अपने रेस्पेक्टेड फादर को ले आते हैं। सुनिए, वो हमेशा बताते थे कि कांग्रेस तो पावर में है लेकिन बीजेपी जो है उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा क्योंकि वो एक मेजॉरिटी वॉइस है इंडिया में। इस वक्त मोदी साहब के पास एक बहुत अच्छा बहुमत था लेकिन वो पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही है। कश्मीर एलिनेटेड नहीं है, कश्मीर इस वक्त जल रहा है, सुलग रहा है। वहां का एक छोटा छोटा बच्चा इस वक्त आपके साथ नहीं है। ये गलत वर्ड है, एलिनेशन नहीं है, बिल्कुल वहां पर। डॉक्टर पात्रा, सवाल आपसे, जवाब आपसे, फिर मैं जनरल के पास जाऊंगा। जनरल साहब, जनरल साहब बोलना चाहते हैं, मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैम को एक जवाब देना चाहता हूँ। आप कहती हैं मैम आप ये कह रही हैं कश्मीर सुलग रहा है, कश्मीर सुलग नहीं रहा है, कश्मीर को सुलगाया जा रहा है। उसकी चिंगारी, उसकी आग आपके पड़ोस में है। मैम, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसके सारे लोग भारत के साथ जुड़े हैं। आप इसको मत बताएं कि कश्मीर सुलग रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर में एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अनफॉर्चुनेट है कि वो बैटल ग्राउंड है। उस बैटल ग्राउंड के अंदर में एलओसी के ऊपर में जो लोग शहादत दे रहे हैं, फौजी शहादत दे रहे हैं, आप अनफॉर्चुनेट क्योंकि आप वहां रहते हैं इसलिए उसका जो एक फ्लैशबैक है वो आपको मिल रहा है। कश्मीर नहीं सुलग रहा है, कश्मीर में भाईचारा है, कश्मीर में कश्मीरियत है, कश्मीर में अनंतनाग का यात्रा भी चल रहा है। सुनिए मैम, देखिए, यदि हम यहाँ ये समझेंगे नहीं, कितनी देर चलेगा जनरल साहब? मैम प्लीज You have to end it now. Please, end this conflict. It will not end, ma'am. Please don't be in full paradise. Don't be in full paradise. It is going to escalate. Is going to escalate. End this conflict. Ground reality की बात करें, मैम प्लीज जोर से देखिए, मुझे भी जोर से बोलने की आदत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी को समझें। चाइना का इन्वॉल्वमेंट आज कश्मीर में हो चुका है। चाइना पाकिस्तान को प्रवोक कर रहा है, रावलपिंडी को, जीएचक्यू को। ये देखिए जो टारगेटिंग है, 2 दिन पहले डीजीएमओ ने बात किया था। सुनिए, प्लीज आप ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रही है। चाइना के बारे में चाइना इन्वॉल्व हो चुका है मैम, ये लॉन्ग प्रलॉन्ग्ड बैटल है, ये बैटल ऑफ 1000 का से इन्वॉल्व नहीं है सर। ये लास्ट 30 इयर्स, 3 दशक से चल रहा है। 19 चाइना वाला सर, ये चाइना का इन्वॉल्वमेंट लास्ट 2 इयर्स से है मैम, और आज पीक पे आ चुका है सर। जोसेफ, देखिए 53 से, ये 53 से नहीं है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट लास्ट 2 इयर्स से बहुत ज्यादा है। जोसेफ कॉर्बल की किताब है, जोसेफ कॉर्बल की किताब है, मैडलिन ऑलब्राइट के। मैंने भी ये किताब पढ़ी है, मैंने भी इतिहास पढ़ी है और डिटेल में पढ़ी। सबसे जो इम्पोर्टेंट
खतरा है कश्मीर में। आप देश को गुमराह ना करें। कश्मीर सुलग नहीं रहा है, कश्मीर को सुलझाया जा रहा है। संबित पात्रा भी कट गए हमारे साथ, मौसम खराब है, संबित पात्रा भी कट गए। राजीव त्यागी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं जनरल सिन्हा और शबनम लोगों के पास रहूंगा। मौत और जिंदगी की कश्मकश है कश्मीर में। दूसरे की सुना करिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप भी हमारे देश की सम्मानित नागरिक हैं, आपको भी भारत माता जय बोलने का अधिकार है, आपको बोलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट, जनरल साहब ने एक बात कही कि 2 साल से कश्मीर में चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब पाकिस्तान का गेस्ट नहीं, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पे बात करना चाहूंगा कि सरकार की 3 साल से नीतियां जो चल रही हैं वो सरकार स्पष्ट करे। 1363 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण सीज फायर वायोलेशन से कर चुका है। 225 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं 3 साल में। 472 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। कश्मीर का जैसे कि आपने कहा कि 2 साल से चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो सरकार की एजेंसीज को निश्चित रूप से चाक चौबंद होकर काम करना चाहिए। और सरकार को यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारतवर्ष के हर एक सीने में 56 इंची सीना है और भारतवर्ष हर एक भारतीय लाल आंख करके बैठा है। लेकिन सरकार लाल आंख कब करेगी? सरकार 56 इंच का सीना कब दिखाएगी? सरकार अपने वादों में कब एहतराम करेगी? त्यागी साहब, इस रेटरिक में जो आप फिगर दे रहे हैं, इस रेटरिक में जाएंगे कभी भी हम टेररिज्म को सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने बात देखिए जनरल साहब, एक इज्जत से आप बड़ी इज्जत से मैं सैल्यूट करते एक बात कहना चाहता हूँ। आप बोलिए, आप उसके बाद कह लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं सर ये यदि हम करेंगे कश्मीर के टेररिज्म को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर। कश्मीर का टेररिज्म 3 तरीके से सॉल्व होगा। पहली बात, राजनीतिक रूप से आपको सभी पार्टी से बात करनी पड़ेगी। पहली बात हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सी बात कही। हमने कैसे कश्मीर दिया था 2014 में जब गए थे दीपक जी, आप दिल पे हाथ रख के कहिए, दिल पे हाथ रख के कहिए, दिल पे हाथ रखिए। हो रही थी लेकिन 2009 के बाद 2014 तक नहीं हुई। पत्थरबाजी रिहा किसने किया? पीडीपी की सरकार ने रिहा किया। क्या 70 नहीं 672 पीडीपी की सरकार ने 672 पत्थरबाजी रिहा किए थे? सर ये पॉलिटिकल, मैं सॉल्यूशन बता रहा था आपको। सर सुन, राजनीतिक पार्टियों की बात करनी पड़ेगी। त्यागी जी बोलने तो दें एक बार। देखिए ये कोई ये राजनीतिक उठापटक नहीं है। कश्मीर एक बहुत सीरियस मुद्दा है, प्लीज अंडरस्टैंड करें। जो आप कह रहे थे ना कि ये गवर्नमेंट और आज का सिचुएशन, मैं रिव्यू ऑफ सिचुएशन आपको थोड़े चंद 10 सेकंड में बताना चाहूंगा। देखिए आज थोड़ा हम पीछे जाएंगे, नवंबर दिसंबर की लास्ट ईयर की हम लेते हैं, जब जनरल बाजवा और कियानी साहब का हैंड चेंज हो रहा था। वो नवंबर में आए हैं। कियानी साहब 2 महीना पहले उन्होंने पूरा फोकस अपना वेस्टर्न फ्रंट से अपने ईस्टर्न फ्रंट में ले आए थे और उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की। सुने सर सुन लीजिए, सर प्लीज सुन, बोलने तो दें। हाँ। आप रिव्यू सिचुएशन ही नहीं करने दे रहे हैं, तो आप तू मैं ले जाते हैं 50 साल पीछे। सुने क्या हुआ इस दौरान में, आप पठानकोट, उरी की घटना और सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी चेंजेस हुई हैं आज के अंदर में, जो जीरो एरर हम कह रहे हैं एलओसी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन, वो पॉसिबल नहीं है। हम बहुत हद तक चेंज सर सुने कामयाबी ले चुके हैं। 280 मेरे ख्याल से हमको रुकना पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा। वक्त मेरे पास इतना है। नहीं राजीव जी प्लीज, मेरे पास वक्त कितना, 1 मिनट राजीव जी प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो सिर्फ पाकिस्तान का बनाया मुद्दा है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बिगाड़ा है, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को फैलाया है, चंद एक लोगों को कश्मीर में भी बरगलाया है। हम उम्मीद करते हैं शबनम लोन जैसे लोगों से कि वो सरकार से ये कहें कि इस चीज का एक सॉल्यूशन निकालें। और मुझे लगता है जब तक मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होगा कश्मीर का सॉल्यूशन संभव नहीं है। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना।